तो स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहाँ सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में दे रखा है। आप इसे कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे फेयर कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ हो रहा है, उसका कंप्लीट पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप उसे फेयर कर सकते हैं। तो आइए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर ये एक मार्कर है, जैसे ये पेन है, यह पेन अगर आपका फ्री फॉल होता है मतलब नीचे की ओर गिरता है, तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा किस तरह का मोशन एग्जिबिट किया जाता है? क्या यह मोशन यूनिफॉर्म होता है या यह मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है? हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी के द्वारा इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल टाइम इंटरवल पर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। जब हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का बात करते हैं तो वहाँ पर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट होता है। तो आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है जो आपका किसी पर्टिकुलर हाइट से ज़मीन की ओर गिर रहा है। ये हमारा अर्थ है, ओके, और बॉल कुछ हाइट से नीचे गिर रहा है। तो पृथ्वी इस बॉल को, जो किसी पर्टिकुलर हाइट पे है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर खींचेगी और इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन लगाएगी जिसका वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी एक्ट कर रहा है इस पृथ्वी के द्वारा इस बॉल पर, इसके कारण क्या होगा, यह बॉल नीचे तो आएगा लेकिन इस बॉल के द्वारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पृथ्वी इसको इस एक्सीलरेशन से नीचे की ओर खींचेगी। तो इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि प्रति सेकंड इस बॉल का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से हर बार बढ़ते चले जा रहा है। मीन्स पहले सेकंड में इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। दूसरे सेकंड में इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो आपका 9.8 इंटू 2 इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो ध्यान रखिए, हर बार क्या होगा, जैसे जैसे आपका एक एक सेकेंड बढ़ते जाएगा, बॉडी का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में हर बार 9.8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होते चले जाएगा। इसके कारण क्या होगा, पहले सेकेंड में बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो छोटा होगा, लेकिन दूसरे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो आपका ज़्यादा बड़ा होगा। इसी तरह थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो और भी बड़ा होगा, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते चले जा रहा है। ओके, तो अब इस बात को समझिए, क्लियरली समझिए, और क्लियरली समझने के बाद इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मान लीजिए आपका 1 सेकेंड में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचता है, ओके, और अगले दूसरे सेकेंड में बॉल आपका यहाँ पहुँचता है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं,
हम यह देख रहे हैं कि बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है। ओके, तो इस तरह से बॉल के द्वारा डिस्टेंस हर बार क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। और इसलिए एक बॉल के द्वारा एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो हमेशा अनइक्वल होता है। और इसलिए एक बॉल हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करता है जब वो फ्री फॉल में होता है तब। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 21 को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में बॉडी के द्वारा 9.8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ 19.6 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में 19.6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो हर बार जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है हम क्या देख रहे हैं कि बॉल के द्वारा डिस्टेंस कवर भी बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए यहाँ एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के द्वारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। स्टेट वेदर स्पीड इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को हम केवल मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ scalar quantity because it has only magnitude and no direction Okay. Question number 23. Bus X travels a distance of 360 km in 5 hours. Whereas bus Y travels a distance of 476 km in 7 hours. Which bus travels faster? तो सबसे पहले हम बस x के लिए स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है 360 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 5 आवर्स। तो हम यहाँ फार्मूला पे वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। 360 अपॉन 5 इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो बस x के लिए स्पीड आया 72 किलोमीटर पर आवर। बस y के लिए हम देखते हैं, बस y के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 476 किलोमीटर और टाइम टेकन है 7 आवर्स। तो हम इसे फार्मूला पर अप्लाई कर देंगे। सो 476 अपॉन 7 इक्वल्स टू 68 किलोमीटर पर आवर। अब 72 और 68 में कौन बड़ा है? 72 बड़ा है। सो बस x का स्पीड बस y से ज़्यादा है। सो हमारा आंसर होगा बस x ट्रेवल्स फास्टर देन y। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। तो हमें इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसका स्पीड सबसे कम होगा वह आपका पहला नंबर पर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला केस है एन एथलीट रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक एथलीट जो दौड़ रहा है, एक धावक जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। सेकेंड केस है अ बाइसिकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। एक साइकिल चलाने वाला, एक आदमी जो साइकिल चला रहा है जिसका स्पीड है 200 मीटर पर मिनट। ओके, तो 200 मीटर 1 मिनट में वो कवर कर रहा है। थर्ड केस में है स्कूटर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर जो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो आइए हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर हर किसी के लिए तीनों केसेस में यूनिट्स अलग अलग है। पहले केस में मीटर पर सेकेंड है, दूसरे केस में मीटर पर मिनट है और थर्ड केस में किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को हम स्मॉलर यूनिट्स में
सबसे छोटे यूनिट्स में हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो केस बी और केस सी को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमारे लिए इसे निकालना आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम स्पीड ऑफ एथलीट निकालते हैं। ओके, स्पीड ऑफ एथलीट। तो जैसा कि एथलीट का स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेकेंड केस में आते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ बाइसिकल देखते हैं। बाइसिकल का स्पीड है 200 मीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 200 मीटर अपॉन में 1 मिनट, क्योंकि अगर पर मिनट है तो यहाँ पर ये 1 मिनट कहलाएगा। अब 1 मिनट को हम यहाँ सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, सो 200 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब इसे हम शॉर्ट कर देंगे, सो 6 3 = 18, 23.33 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा बाइसिकल का स्पीड आता है मीटर पर सेकेंड में 3.33 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम स्पीड ऑफ स्कूटर निकालते हैं। थर्टी किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवर को सेकेंड्स में। सो 30 × 1000 मीटर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो जब आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं 60 × 60 सेकेंड्स। अब हम इसे जितना हो सके उसे डिवाइड करते हैं और इसके वैल्यू को निकालते हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 × 60 अपॉन 1000 अपॉन 60 × 60 का को डिवाइड करके इस पूरे वैल्यू को 1000 अपॉन 60 × 60 को डिवाइड जब आप करते हैं तब इसका सबसे कम वैल्यू जो आता है वो होता है 5/18। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रहता है उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है। तो यही मैंने यहाँ किया है। जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपको इसे पूरा डिवाइड करके 5/18 ही मिलेगा। तो आइए अब हम इसे आगे डिवाइड करते हैं। सो 0 150/18। जब 150/18 को आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब देखिए हमारे पास तीनों केसेस है, एथलीट का स्पीड, बाइसिकल का स्पीड और स्कूटर का स्पीड। अब इसमें सबसे कम स्पीड किसका है, आइए हम देखते हैं। एथलीट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बाइसिकल का है 3.33 मीटर और स्कूटर का है 8.33। सो बाइसिकल का स्पीड सबसे कम है, इसलिए हम, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रखना है, मतलब सबसे कम स्पीड वाला सबसे पहले और सबसे ज़्यादा स्पीड वाला सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड्स में सबसे पहला स्पीड आपका बाइसिकल का होगा। इसके बाद इससे बाइसिकल से ज़्यादा स्पीड यहाँ स्कूटर का है, तो इसके बाद हम स्कूटर का स्पीड यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद सबसे ज़्यादा स्पीड आपका या सबसे तेज़ी से कौन दौड़ रहा है, एक एथलीट दौड़ रहा है। ओके, तो इसके बाद आएगा एथलीट।
हम यहाँ इनके स्पीड्स को भी नीचे लिख देते हैं ताकि क्लियरली समझे। बाइसिकल का स्पीड है 3.33, स्कूटर का स्पीड है 8.33 और एथलीट का स्पीड है 10। तो जैसा कि देख के पता चल रहा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। सो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड्स में हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 का ए, राइट द फार्मूला फॉर एसिलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ इच सिंबल विच ऑकर्स इन इट। तो सिंपल एसिलरेशन का फार्मूला आपको लिखना है। एसिलरेशन का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। एसिलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, एसिलरेशन इज़ द चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ v को जहाँ हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, u को जहाँ हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और t हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा खुद से ही। अब हम आते हैं 25 का बी, इसके सेकंड पार्ट पर। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एसिलरेशन। तो जैसा कि देख रहे हैं 21 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में है, मतलब स्मॉल यूनिट्स है, लेकिन टाइम का यहाँ पर यूनिट आपका बड़ा है 1 मिनट। तो हमें यहाँ मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट से भी छोटे यूनिट में, मतलब सेकेंड्स में। क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी एक फार्मूला में वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं तो इसके लिए यूनिट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट का डिवीज़न नहीं हो सकता। हमें अगर न्यूमरेटर में जो यूनिट होता है तो डिनोमिनेटर में भी हमें उसके अनुसार ही यूनिट्स रखने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसिलरेशन निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u देखते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ट्रेन स्टार्ट हो रहा है मतलब ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। फाइनल वेलोसिटी हम चेक करते हैं 21 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ट्रेन का यहाँ फाइनल वेलोसिटी है 21 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके बाद हम एसिलरेशन निकालना है और टाइम दे रखा है 1 मिनट। तो टाइम है हमारा 1 मिनट। इस 1 मिनट को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 सेकेंड्स। अब हम इस एसिलरेशन निकालते हैं। एसिलरेशन का फार्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। सो v इज़ 21 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0 अपॉन टाइम इज़ 60 सेकेंड्स। यहाँ पर अब हमारा जो यूनिट्स होगा वह आपका होगा किसमें, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ यूनिट सिमिलर हो गए हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 21 माइनस 0 इज़ 21 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ट्रेन का एसिलरेशन हो गया 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, एसिलरेशन। क्वेश्चन नंबर बी, गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विथ अ नेगेटिव एसिलेशन। So a body moving with a negative oscillation is called retardation. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक गिवन टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो भी 0। क्या उस बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है वह भी 0 है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसके लिए आप रीज़न दीजिए। तो जैसा कि दे रखा है, एक गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट 0 है। मान लीजिए कि यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है और इस ए से बी तक जाने में आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाता है। ओके, एक लड़का ए से बी पॉइंट तक जाता है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और बी से वापस ए मतलब वापस ए पॉइंट तक पहुंचता है और दोबारा आपका 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस लड़के के द्वारा कितना कवर किया गया, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। लेकिन जब हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट जहाँ यह लड़का एट लास्ट पहुँचता है वह भी आपका ए पॉइंट ही है, क्योंकि लड़का बी से फिर क्या किया, रिटर्न कर गया। तो ऐसे में इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो क्या डिस्टेंस भी 0 होता है? नहीं, डिस्टेंस 0 नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन यह पूछ रहा है वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो बी 0, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा नो। ओके, रीज़न क्या है? रीज़न हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी बॉडी के द्वारा कोई बॉडी जब आपका अपने पॉइंट से मूव करके कोई दूसरे पॉइंट तक जाता है या पहुंचता है, तो ऐसे में क्या होता है और फिर वो वापस अगर रिटर्न आता है तो ऐसे में उसके द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का हमेशा एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होता है, जबकि उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ओके, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 50 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 मीटर्स दे रखा है और टाइम टेकन है 50 आवर्स। क्योंकि हमें एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसलिए जो डिस्टेंस 100 मीटर्स में दे रखा है इससे पहले हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 100 मीटर्स। इस 100 को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा और इस तरह से हमारा आंसर आता है 0.1 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल टाइम टेकन, हमारे पास टाइम टेकन कितना दे रखा है, 50 आवर्स। ओके, अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 0.1 किलोमीटर और टाइम टेकन है 50 आवर्स। ओके, अब इसे हम डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/500 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.002 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये हमारा आंसर हुआ। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 मिनट्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। तो जैसा यहाँ दे रखा है, डिस्टेंस है 100 मीटर्स और टाइम दे रखा है 15 मिनट्स। तो यहाँ डिस्टेंस को हमें पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, टाइम को हमें मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड जैसा दे रखा है 100 मीटर्स, तो इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 किलोमीटर और टाइम टेकन कितना है
15 मिनट्स। इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 से हमें डिवाइड करना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60, सो 1/4 इक्वल्स टू 0.25 आवर। ओके, तो हमारे पास टाइम टेकन भी निकल गया, डिस्टेंस कवर्ड भी निकल गया। अब हम डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई करते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 0.1/0.25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा 0.1/0.25, तो हमारा आंसर आएगा 0.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इफ़ अ स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 9.83 सेकेंड्स, कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो स्प्रिंटर मतलब धावक जो दौड़ रहा है। तो एक धावक अगर 100 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9.83 सेकेंड्स में, तो एवरेज स्पीड निकालिए किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम दोनों ही मीटर्स और सेकेंड्स में दे रखे हैं। तो पहले हम एवरेज स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर लेंगे, और मीटर पर सेकेंड में आने के बाद फिर हम उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड है 100 मीटर्स और टाइम टेकन है 9.83 सेकेंड्स। ओके, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 100/9.83 मीटर पर सेकेंड। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 10.172 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इस वैल्यू को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा 10.172 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद और इसे हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 36.62 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है और वापस बी से ए की ओर आता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग अलग होता है। फर्स्ट केस में जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है वो होता है 30 किलोमीटर पर आवर जब यह ए से बी की ओर जाता है। वापस जब यह मोटरसाइकिलिस्ट बी से ए की ओर आता है तो यहाँ पर इसके द्वारा जो यूनिफॉर्म स्पीड कवर किया जाता है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर इस मोटरसाइकिलिस्ट के द्वारा एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं कि इस मोटरसाइकिलिस्ट का एवरेज स्पीड कितना है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो ऐसे में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डी मान लेते हैं। सो लेट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ए एंड बी बी डी। अब क्योंकि डिस्टेंस टेबल हम निकाल चुके हैं, हमें टोटल टाइम निकालना होगा, वो टाइम जो
अलग अलग एवरेज स्पीड के लिए कैलकुलेट करना है। मतलब ए से बी जाने में इस मोटरसाइकिलिस्ट को कितना टाइम लगा और वापस बी से ए की ओर आने में इस मोटरसाइकिलिस्ट को कितना टाइम लगा। ये दो इंडिविजुअल टाइम्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए से बी जाने के क्रम में इस मोटरसाइकिलिस्ट के द्वारा T1 टाइम लगता है। लेट T1 बी द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो T1 टाइम के लिए फार्मूला, टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है d और स्पीड है 30। ओके, तो ये हमारा T1 का वैल्यू निकल गया। अब हम इसी तरह से T2 टाइम निकालते हैं। लेट T2 बी द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू ए। बी से ए के आने के क्रम में मान लेते हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट के द्वारा T2 टाइम लगता है। तो हम T2 टाइम निकालते हैं। देयरफॉर T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपका स्पीड है 20। ओके, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम T1 और T2 दो टाइम निकाल चुके। तो इस तरह से जब टोटल टाइम का हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ टोटल टाइम में हम T1 प्लस T2 ऐड कर देंगे और हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A टू B और वापस B टू A, मतलब D प्लस D। तो आइए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे और जो भी वैल्यूज़ है उसको पुट करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है D प्लस D और टोटल टाइम टेकन है T1 प्लस T2। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2D और टाइम टेकन आपका कितना हो गया? D/30 प्लस D/20। D/30 प्लस D/20। D/30 और D/20 को आप ऐड कर दीजिए। आइए हम D/30 और D/20 को ऐड कर दें और चेक करें कि कितना होता है। सो D/30 D/20, इसे हम 1/30 प्लस 1/20 भी लिख सकते हैं। ओके, 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। मान ली 60 है तो ये इधर 2 हो गया और इधर हो गया 3। तो अब हमारा वैल्यू कितना आता है? 5/60। सो D/12। तो D/30 और D/20 को ऐड करके D/12 आता है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 2D/D/12। D/12 में 12 ऊपर चले जाएगा और D कैंसिल हो जाएगा। सो 2 × 12 इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारा एवरेज स्पीड हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर 3 सेकेंड। व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन? एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो रेस्ट से अपनी गाड़ी की शुरुआत कर रहा है और वह 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड तक पहुंचता है जब वह एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है 3 सेकेंड में। व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन? अब हमें यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है। तो जो भी हमारा गिवन डाटा है, आइए हम पहले इसे लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन कंडीशंस में क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है जो है 0। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट रेस्ट से शुरू कर रहा है। इसके बाद इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम दे रखा है
3 सेकेंड। ओके, u मालूम है, v मालूम है, टाइम t मालूम है। ओके, और हमें एक्सीलरेशन a निकालना है। तो सिंपली हम इसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, और यहाँ हम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी है 6, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सीलरेशन हमें निकालना है और टाइम है 3 सेकेंड। सो 6 इक्वल्स टू a इंटू 3 और a इंटू 3 इक्वल्स टू 6 और a इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक एयरक्राफ्ट है जिसका वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर आवर और यह एयरक्राफ्ट एक्सीलरेट कर रहा है स्टीडली। स्टीडली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो यह एयरक्राफ्ट धीरे धीरे एक्सीलरेट कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड के एक्सीलरेशन से। ओके, तो ध्यान रखिए प्रति सेकंड इस एयरक्राफ्ट के वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना से हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर, अगर हम यह मानते हैं कि साउंड का स्पीड एयर में 1100 किलोमीटर पर आवर है एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट के हाइट पे, जिस हाइट पे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो हमें यह बताना है कि कितना समय लगेगा इस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर के वेलोसिटी को अटेन करने में। मतलब साउंड बैरियर का मतलब हो गया जिस स्पीड से जो साउंड का स्पीड है, साउंड बैरियर का मतलब हो गया जो साउंड का स्पीड है। तो यहाँ साउंड का स्पीड कितना है, 1100 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल यह पूछ रहा है कि हमें यह बताना है कि कितना टाइम इस एयरक्राफ्ट को लगेगा 1100 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी को अटेन करने में। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे लिए गिवन कंडीशंस क्या है। आइए पहले हम इसे लिखते हैं। गिवन, सबसे पहले देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है एयरक्राफ्ट का 600 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 600 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिए फाइनल वेलोसिटी हम चेक करते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि एयरक्राफ्ट को इतना स्पीड अटेन करना है कि वो साउंड बैरियर तक पहुंच सके। मतलब 1100 किलोमीटर पर आवर जो साउंड का स्पीड है, ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट का फाइनल वेलोसिटी होना है। ओके, जिसके लिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा एयरक्राफ्ट का, 1100 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके बाद एक्सीलरेशन कितना है, टेन किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब देखिए क्योंकि एक्सीलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर इस सेकेंड को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए 1 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होता है। ओके, तो हम यह कह सकते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। और जस्ट हम सेकेंड अगर निकाल लेते हैं तो 1 सेकेंड बराबर होता है 1/3600 आवर। ओके, तो ध्यान दीजिए 1 सेकेंड 1/3600 आवर के बराबर होता है। तो यहाँ हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो 10 किलोमीटर पर आवर
इक्वल्स टू 1/3600 आवर। ओके, अब इस 1/3600 को हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन में। सो ये 3600 ऊपर चले जाएगा और अब हमारा ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सीलरेशन का वैल्यू आता है 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उस पे हम उसके इक्वेशन पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ टाइम निकालना है। ओके, तो हम जैसा कि हम जानते हैं v = u + at होता है और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 1100 है, इनिशियल वेलोसिटी 600 है, एक्सीलरेशन 36,000 है और टाइम है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। 1100 और 600 लेफ्ट हैंड साइड आता है तो 1100 - 600 500 होता है और इधर 36,000 इंटू टाइम। तो इस तरह से टाइम निकल जाता है 500/36,000। ओके, हम इसे और सॉल्व कर देते हैं। 1/72 आवर यह टाइम का वैल्यू आता है। क्योंकि टाइम आवर में है 1/72 आवर, हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 16 × 60 से हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड्स में आएगा। तो अब इसे हम और ज़्यादा इजी बना देते हैं कैंसिल करके। सो 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60 और ये 6 × 10 = 60। तो इस तरह से 5 × 10 50 सेकेंड्स टाइम, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस फ्लाइट को 1100 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को अटेन करने में टोटल 50 सेकेंड्स लगते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 बनाते हैं। If a bus traveling at 20 m/s is subjected to a steady deceleration of 5 m/s², how long will it take to come to rest? एक बस है जो 20 m/s के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस बस पे हम स्टेडी डिसेलरेशन, तो स्टेडी डिसेलरेशन का मतलब यहाँ हुआ कि हम एक नेगेटिव एक्सेलरेशन इस बस पे कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण बस रेस्ट में आ जाता है और वह नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना के बराबर है 5 m/s²। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम डिसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ गिवन कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u = 20 m/s। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बस रेस्ट में आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। ओके, और नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब डिसेलरेशन कितना के बराबर है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है या एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव होने के कारण हम इसे -5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और हमें यहाँ टाइम t कैलकुलेट करना है। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, v = u + at। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सीलरेशन -5 है और t टाइम यहाँ लग रहा है। तो जस्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -5t लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 5t हो जाएगा, इधर 20 और टाइम इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 डिवाइड हो जाता है, 5 × 4 = 20 = 4 सेकेंड्स। तो इस बस को 4 सेकेंड्स लगते हैं
रेस्ट में आने में, और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स।